स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैरेट क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम सभी मध्यकालीन भारत का इतिहास कवर कर रहे हैं, जिसमें मुग़ल साम्राज्य को कवर कर रहे हैं। और हमने अभी तक मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर, जिनका समय काल था 1526 से 1530, उनको भी कवर कर लिया है। फिर उनके बेटे हुमायूं, जिनका समय काल था 1530 से 1540, उनको भी हमने डिटेल से कवर कर लिया है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब हुमायूं राजगद्दी पर था तो शेरशाह सूरी आक्रमण कर देता है और सूरवंश की स्थापना कर देता है दिल्ली पर। ठीक है, तो कुछ समय के लिए दिल्ली पर सूरवंश की स्थापना होती है। उसके बाद हुमायूं फिर से आता है और 1 साल के लिए फिर से दिल्ली गद्दी पर शासन करता है। ओके, उसके बाद हुमायूं का पुत्र अकबर आता है, जिसका समयकाल था 1556 से 1605। इसको भी हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। और आज हम पढ़ेंगे उसके ही बेटे जहांगीर के बारे में, जिसका समयकाल रहता है 1605 से 1627। ओके, सारे लोग एग्ज़ाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ओके, तो वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको भी मैंने ऐड किया है। तो पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखे हैं पिछले वाले, उनसे रिक्वेस्ट है पहले आप वो पिछली वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको आसानी हो मुग़ल साम्राज्य को समझने में। ओके, तो चलो थ्योरी पर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जहांगीर को और उसके शासनकाल में क्या क्या घटनाएं हुई। तो जहांगीर का शासनकाल होता है 1605 से 1627। तो जहांगीर का जन्म होता है 30 या 31। ठीक है, इसकी दोनों डेटों में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, बट एग्ज़ाम में डेट नहीं पूछ जाती। ठीक है, ओनली सन पूछी जाती है, तो आपको ओनली सन याद करना है। तो जहांगीर का जन्म 30 या 31 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी कौन है? जो उसके पिता नहीं, एक बसाया हुआ नगर था। ओके, नेक्स्ट है, इसके पिता का नाम अकबर था तथा माता का नाम हरकाबाई, जिन्हें मरियम उजमानी की उपाधि दी गई थी। ठीक है, जो जोधाबाई थी उनका नाम एक हरकाबाई भी था और उनको मरियम उज जमानी की भी उपाधि दी गई थी। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था और इनका नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही इसका नाम सलीम रखा गया था। ओके, तो जो जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम, वह शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया था। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब पढ़ते हैं जहांगीर की शिक्षा के बारे में। ठीक है, आपको पता है कि जहांगीर के पिता अकबर थे, वह अनपढ़ थे, लेकिन जहांगीर जो था वह काफ़ी विद्वान था। तो सलीम का मुख्य शिक्षक था अब्दुल रहीम खान खाना, और इससे जहांगीर ने अरबी, फारसी और विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की। जहांगीर अरबी और फारसी भाषा का अच्छा विद्वान था। ठीक है, अगर जहांगीर के विवाह के बारे में बात करें तो जहांगीर ने टोटल 20 शादियां की थी। ठीक है, हम सभी को सारी शादियों के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट शादियां थी जिनसे उनको जो बच्चे हुए थे, वो उसके जीवन में उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, तो उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो जहांगीर ने 20 शादियां की थी और उसकी सबसे पसंदीदा बेगम नूरजहां थी। ठीक है, आगे बात करें तो जहांगीर का पहला विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, पहला विवाह किससे हुआ था? मानबाई से हुआ था, और मानबाई के गर्भ से खुसरो का जन्म हुआ था। ओके, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। खुसरो के जन्म के बाद मानबाई शाह बेगम के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। सलीम का दूसरा विवाह मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई के साथ हुआ था। ठीक है, उनकी माँ का नाम भी जोधा था और जो मारवाड़ के शासक उदय सिंह थे उनकी पुत्री का नाम भी जोधाबाई था। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, उनकी माँ का नाम जोधा था और जो मारवाड़ के शासक उदय सिंह थे उनकी पुत्री का नाम भी जोधा था, जिसके साथ सलीम ने विवाह किया था। ठीक है, तो जोधाबाई के गर्भ से खुर्रम, ये जो आगे चलकर शाहजहां के नाम से फेमस हुआ, का उसका जन्म हुआ था। ठीक है, खुर्रम का, ये कह सकते हैं शाहजहां का जन्म हुआ था। किसके गर्भ से? उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई के गर्भ से। ठीक है, आगे जहांगीर का तीसरा विवाह साहिब ए जमाल से हुआ था और जिसकी गर्भ से परवेज का जन्म हुआ था। ठीक है, और जहांगीर के चौथे पुत्र शहयार का जन्म एक रखेल, ये कह सकते हैं दासी के साथ हुआ था। ठीक है, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट पुत्र थे जो उसके जीवन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जिन बच्चों ने, तो उनके बारे में हमने कवर कर लिया।
ओके, आगे चलते हैं। तो जहांगीर ने शेर खां की विधवा पत्नी मेहरुन्निसा से विवाह किया था, जिसके बाद में नूरजहां की उसने उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, जो शेर खां था उसकी विधवा पत्नी थी मेहरुन्निसा। ठीक है, उससे सलीम ने विवाह कर लिया था और उसको बाद में नूरजहां की उपाधि मिली थी। ठीक है, और यही उस सलीम की सबसे पसंदीदा बेगम थी। ओके, तो जो नूरजहां थी या कह सकते मेहरुन्निसा थी, उसकी पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम था लाडली बेगम। ओके, जो उसके पहले पति से हुई थी। आगे बात करें जहांगीर के राज्यारोहण के बारे में, तो जहांगीर का राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरा के किले में हुआ था। राज्याभिषेक के बाद जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से विभूषित हुए। ओके, तो ये सलीम का पूरा नाम है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। आगे है गद्दी पर बैठते ही जहांगीर ने 12 अध्यादेश जारी किए थे। ओके, सारे अध्यादेश के बारे में जान लेते हैं। पहला था अध्यादेश छोटे छोटे अनेक करों की समाप्ति। जितने भी छोटे छोटे कर थे, गद्दी पर बैठते ही जहांगीर ने सारे करों की समाप्ति कर दी। दूसरा था सड़कों पर चोरी डकैती रोकने से संबंधित उसने कुछ नियम बनाए। तीसरा उसने अध्यादेश जारी किया दूसरों के घरों पर अधिकार करने एवं अंग भंग का निषेध दे दिया। ठीक है, चौथा उसने किया मादक पदार्थों के प्रयोग पर रोक लगा दी। ठीक है, मादक पदार्थों पर रोक लगा दी, जबकि खुद जहांगीर बहुत बड़ा नशेड़ी था। ठीक है, इसी नशे की आदत की वजह से जो उसकी पहली पत्नी थी मानबाई, उसने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, फिर भी गद्दी पर बैठती जहांगीर ने मादक पदार्थों पर रोक लगाई थी। आगे उसने 5वां अध्यादेश जारी किया, अस्पतालों का निर्माण किया और उसमें हकीमों की नियुक्ति की। 6वां अध्यादेश किया उसने मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकारी होता था उससे संबंधित नियम भी उसने जारी किए। 7वां बृहस्पतिवार एवं रविवार के दिन पशु वध पर रोक लगा दी। ठीक है, क्योंकि बृहस्पतिवार को दिन वह गद्दी पर बैठा था और रविवार को उसके पिता की कह सकते हैं जन्मतिथि थी। ठीक है, और आगे किया उसने रविवार के दिन का विशेष सम्मान। 9वां उसने अध्यादेश जारी किया मनसब एवं जागीरों की पुष्टि की। 10वां उसने जारी किया मदद एवं मांस की पुष्टि की। 11वां उसने 10वीं का निषेध अर्थात अपने कार्य क्षेत्र में वैवाहिक संबंधों पर रोक लगा दी। और 12वां कर्मचारियों के वेतन भत्ते में वृद्धि तथा कैदियों की रिहाई। ठीक है, ये उसने 12 अध्यादेश अपने गद्दी पर बैठते ही जारी किए थे। आगे इम्पोर्टेंट है न्याय की जंजीर, इसके बारे में जान लेते हैं। न्याय की जंजीर किसने और क्यों लगवाई? जहांगीर ने गद्दी पर बैठने के बाद आगरा के किले ये कह सकते हैं यमुना नदी के तट पर खड़े एक पत्थर के खंभे के बीच सोने की न्याय की जंजीर लगवाई। जहांगीर इस न्याय की जंजीर को जंजीर ए अदली कहता था और इस जंजीर में 60 घंटियां थी तथा 12 आदेश जिसमें जारी किए जो उसके तुजुक ए जहांगीरी में उल्लेखित है। ठीक है, एक पुस्तक है जिसमें इसके बारे में उल्लेख है। कोई भी पीड़ित व्यक्ति घंटी बजाकर सीधे बादशाह से फरियाद इसमें कर सकता था। ओके, इतनी बात आप समझ गए। आगे बात करेंगे जहांगीर के प्रारंभिक शासन के बारे में। तो उसका जो बेटा था खुसरो, सबसे पहले उसका विद्रोह समझ लेते। तो जहांगीर के सिंहासन पर बैठने के कुछ महीनों बाद ही अप्रैल 1606 में उसके सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया और उसके विद्रोही स्वभाव को देखते हुए जहांगीर ने उसे नजरबंद कर दिया, परंतु वह वहां से भी भाग निकला। जब वह भाग निकला तो उसने क्या किया, खुसरो ने भागकर 5वें सिख गुरु अर्जुन देव के पास गया और उनका आशीर्वाद लेता है और फिर से जहांगीर के खिलाफ रणनीति बनाने लगता है। तो आगे क्या करता है वो, आगे जहांगीर की सेना फिर से उसका पीछा करती है और भैरावल के मैदान में खुसरो और जहांगीर का संघर्ष होता है, जिसमें खुसरो पराजित होता है और खुसरो को फिर से नजरबंद करके कैद में रख दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जहांगीर 5वें सिख गुरु अर्जुन देव से काफी नाराज था क्योंकि उन्होंने उसके विद्रोह में खुसरो को आशीर्वाद दिया था। तो जहांगीर ने 5वें सिख गुरु अर्जुन देव से कहा
कि या तो आप जुर्माने का भुगतान करिए, नहीं तो आपको सजा दी जाएगी। तो जो जुर्माने की रकम थी वह भरने से गुरु अर्जन देव ने साफ इनकार कर दिया। परिणाम यह निकला कि जहांगीर ने उनको फांसी की सजा दे दी। आगे क्या होता है कि 1 वर्ष बाद फिर से खुसरो उस कैद से निकल जाता है, ठीक है, और फिर से 1607 में जहांगीर के हत्या की रणनीति बनाता है। तो इस बात से जहांगीर काफी दुखी होता है और इस बार उसको कठोर दंड देते हुए खुसरो की दोनों आंखें निकलवा देता है और फिर उसको अंधा करके कैद में डाल देता है, जिसके बाद वह कैद में लंबे समय तक रहता है। ठीक है, यह हो गया खुसरो का विद्रोह। आगे बात करेंगे मेवाड़ से युद्ध व संधि। जब मैं आपको अकबर पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जब राजस्थान पर कब्जा हो रहा था अकबर का, तो जिसमें एक मेवाड़ था उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, तो उसी में आगे है कि अकबर के कई प्रयासों के बाद भी वह मेवाड़ को जीतकर अपने अधीन नहीं कर सका। तो जहांगीर ने भी अकबर अपने पिता के समान साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया और वह भी मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था। तो उसने क्या किया, 1608 में जहांगीर ने अपने दूसरे पुत्र परवेज को मेवाड़ के शासक अमर सिंह को पराजित करने के लिए भेजा और परवेज की सहायता के लिए महावत खां को भी उसके साथ भेजा। ठीक है, तो फिर भी लेकिन अमर सिंह ने अपने राज्य की रक्षा की। उसके बाद जहांगीर ने फिर से परवेज को अपने पास बुला लिया। आगे क्या होता है कि 1614 में एक समय ऐसा भी आता है कि जहांगीर गुस्से में अपने पुत्र खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां बना, उसको भी मेवाड़ पर विजय करने के लिए भेज देता है। ठीक है, तो जब खुर्रम वहां जाता है तो खुर्रम ने वहां जाकर बहुत कत्लेआम मचाया, फसलें नष्ट कर दी और किसानों को बहुत प्रताड़ित किया। परिणाम स्वरूप ये निकला कि अमर सिंह को यह एहसास हुआ कि अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है और उसे अब संधि कर लेनी चाहिए। अंततः अमर सिंह ने खुर्रम के सामने संधि का प्रस्ताव रखा और खुर्रम ने भी यह संधि का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो 1615 में संधि हो गई और इस संधि में निम्नलिखित शर्तें थी, जिसमें से पहली शर्त थी कि राणा मतलब अमर सिंह, ठीक है, राणा ने सम्राट जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली है। दूसरा था, सम्राट ने राणा को चित्तौड़ समेत सारा प्रदेश लौटा दिया जो अकबर के काल में मुगलों के आधिपत्य था। और तीसरा, चित्तौड़ की मरम्मत करना निषेध कर दिया। ठीक है, चौथा था, राणा को सम्राट के दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और पांचवा, अन्य राजपूतों के समान राणा से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए भी बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये अमर सिंह और कह सकते हैं मुगलों के बीच में एक संधि थी। आगे बात करते हैं दक्षिण विजय के बारे में। तो अहमदनगर जो दक्षिण भारत का प्रमुख क्षेत्र था, वहां का वजीर बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली माना जाता था, जिसका नाम था मलिक अंबर। मलिक अंबर के खिलाफ काफी शुरुआती अभियान मुगलों द्वारा चलाए गए, परंतु मलिक अंबर ने हार नहीं मानी, बल्कि कई अवसर ऐसे भी आए जब उसने मुगलों को ही पराजित कर दिया। लेकिन बाद में अहमदनगर में खुर्रम के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है जो मलिक अंबर को पराजित कर देती है। इस प्रकार खुर्रम एक अच्छे शासक के रूप में उभर आता है। इस बात से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। ठीक है, यही शाहजहां आगे चलकर मुगल साम्राज्य का शासक बनता है। ठीक है, अगर आगे बात करें नूरजहां के बारे में, क्योंकि नूरजहां का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था जहांगीर की लाइफ में, तो नूरजहां का जन्म होता है 1570 ईस्वी में और इसके प्रारंभिक नाम मेहरुनिसा था। इसके पिता मिर्जा गियास बेग थे और माता असमत बेगम थी। इसकी मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेहरुनिसा पहले से विवाहित थी और एक विधवा थी। फिर उसके बाद उनका विवाह जहांगीर के साथ हुआ था। उनका पहला विवाह 1594 में अली कुली बेग से हुआ था, जो मुगलों के अधीन ही था, और उनकी उससे एक पुत्री भी थी जिसका नाम था लाडली बेगम। अली कुली बेग ने एक बार एक शेर की हत्या कर दी थी। इसी क्रम में खुश होकर जहांगीर ने उसे शेर अफगान की उपाधि दी थी और जहांगीर को उस समय तक यह पता भी नहीं था कि उनकी पत्नी का नाम मेहरुनिसा है, जो काफी सुंदर है।
आगे क्या होता है कि एक नवरोज के त्यौहार के दिन जो विधवा मेहरुनिसा थी या कह सकते नूरजहां थी, उनको जहांगीर देखता है और उनको देखकर ही उनसे आसक्त हो जाता है और विवाह की इच्छा प्रकट करता है। तो इस प्रकार विधवा मेहरुनिसा को 1611 में जहांगीर के साथ विवाह करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 1611 में जहांगीर मेहरुनिसा से विवाह कर लेता है। जब विवाह हुआ तब जहांगीर ने उसे पहले नूर महल की उपाधि दी थी। नूर महल का मतलब था महल की रोशनी, और फिर बाद में यही नाम उसको नूरजहां दिया गया, मतलब पूरे जहां की रोशनी। विवाह के पश्चात जितने भी नूरजहां संबंधित लोग थे उनको दरबार में उच्च पद मिलने शुरू हो जाते और इसने आगे चलकर जहांगीर के शासन कार्यों पर भी कब्जा कर लिया, मतलब पूरा साम्राज्य अब नूरजहां संभालती थी। जहांगीर के इसके प्रभाव में या कह सकते नूरजहां के प्रभाव में जहांगीर नूरजहां के प्रभाव में इस हद तक आ गया था कि उसने कहा था कि मुझे एक सेर शराब और आधा सेर मांस के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। मैंने पूरी बादशाहत नूरजहां को सौंप दी। ठीक है, आगे क्या होता है, नूरजहां के भाई आसफ खां अपनी बेटी का विवाह खुर्रम या कह सकते शाहजहां से करवा देता और नूरजहां का भाई आसफ खां यह चाहता था कि उसका दामाद खुर्रम या शाहजहां शासक बने, और वास्तव में खुसरो के बाद भी वही सबसे योग्य भी था, इसलिए वह शासक बनने की श्रेणी में भी था। लेकिन बाद में आगे चलकर आसफ खां और नूरजहां के बीच में विवाद शुरू हो गया। विवाद कैसे हुआ? आसफ खां और नूरजहां के बीच में विवाद इसलिए शुरू होता है क्योंकि नूरजहां ने अपनी पुत्री लाडली बेगम के विवाह जहांगीर के पुत्र शहरयार से करवाया, और शहरयार से जैसे ही उसकी पुत्री का विवाह होता है तो नूरजहां चाहती है कि शहरयार शासक बने। ठीक है, लेकिन आसफ खां चाहता है कि खुर्रम या कह सकते शाहजहां शासक बने। ठीक है, इसलिए दोनों भाइयों बहनों में विवाद शुरू हो जाता है। आगे क्या होता है, जो शाहजहां था या कह सकते खुर्रम था, उसने भी 1623 में विद्रोह कर दिया था। थोड़े से उसका विद्रोह के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जहांगीर के पुत्र खुसरो ने शासक बनने के लिए उसके खिलाफ विद्रोह किया था। बाद में खुर्रम ने भी शासक बनने के लिए जहांगीर के खिलाफ 1623 में विद्रोह किया और शासक बनने की इच्छा जाहिर की, और यह विद्रोह उसने आसफ खां के भड़काने पे किया था। और आसफ खां कौन था? यह नूरजहां कह सकते हैं मेहरुनिसा का भाई था। और खुर्रम के विद्रोह को महावत खां जो कि एक सेनापति था उसने दबा दिया था। आगे महावत खां ने भी विद्रोह कर दिया था, जिसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो महावत खां का विद्रोह 1626। सेनापति महावत खां की भी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं क्योंकि वो देखता है कि नूरजहां के गुट का प्रभाव राजा पर ज्यादा है, इसलिए उसने 1626 में विद्रोह किया, लेकिन उसके विद्रोह को भी दबा दिया जाता है। बाद में जहांगीर की 1627 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद खुर्रम या कह सकते शाहजहां शासक बन जाता है, और 28 अक्टूबर 1627 को भीमबार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई और उसे सहदरा जो अभी लाहौर में है वहां पर रावी नदी के किनारे उसको दफनाया जाता है। ठीक है, अगर हम सभी जहांगीर को पढ़ रहे हैं तो उसका एक प्रेम प्रसंग अनारकली के साथ भी था, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो अनारकली का प्रसंग, तो जहांगीर से एक घटना भी जुड़ी है जो अनारकली से प्रेम की घटना है। जो अनारकली थी वह अकबर के दरबार में एक नृत्यांगना था। किसके दरबार में थी? अकबर के दरबार, मतलब उसके पिता के दरबार में एक नृत्यांगना थी। तो जो सलीम था बचपन में, या कह सकते हैं बचपन का नाम था, या कह सकते जहांगीर, उसका झुकाव अनारकली की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। तो वह अपने दिन का अधिकांश भाग अनारकली के साथ ही बिताना पसंद करता था। इस बात से उसके पिता अकबर चिढ़ता था क्योंकि वह अपने पुत्र से बहुत स्नेह करता था। तो परिणाम स्वरूप उसने क्या किया, तो अकबर ने अनारकली को अपने दरबार से बाहर निकलवा दिया था और उसे अफगानिस्तान के क्षेत्र की तरफ भारत की सीमा से बाहर भेज दिया था। तो इस तरीके से सलीम या कह सकते जहांगीर अनारकली से अलग हो जाता है। ठीक है, लेकिन बाद में जब अनारकली की मृत्यु हो जाती है तब सलीम या कह सकते जहांगीर उसके मकबरे का निर्माण लाहौर में करवाता है 1615 में, और उसने उसके मकबरे पर लिखवाया था कि अगर मुझे एक दिन की मोहलत मिल जाती अनारकली को देखने की तो मैं कयामत के दिन तक अल्लाह का शुक्रगुजार होता। ठीक है, ये वो उसके मकबरे में लिखवाता है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं, जिसमें से सबसे पहला है कि जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था, जो उसकी फेवरेट पत्नी थी।
जहांगीर चित्रकला का बेहद शौकीन था। उसने अपने शासनकाल में चित्रकला को काफी बढ़ावा दिया था, इसलिए जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। आगे इंपोर्टेंट एक नोट है कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वो किसी मृतक व्यक्ति का हो या फिर जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया, मैं तुरंत बता सकता हूं कि यह किस चित्रकार की कृति है। यह कथन किसने कहा था? जहांगीर ने कहा था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जहांगीर के समय में महत्वपूर्ण चित्रकार थे मंसूर और अबुल हसन। नेक्स्ट है, जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जहांगीर ने आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी की शुरुआत की, जिसे पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को जाता है। ओके, ये इंपोर्टेंट कुछ तथ्य थे। यहाँ पर हमने पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली है। अब बारी है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो चलिए कुछ क्वेश्चन है जो सॉल्व करते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, जहांगीर की सर्वोच्च राजनीतिक सफलता 1614 में ईस्वी में मेवाड़ से की गई और उसकी यह शांति संधि थी। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त उसने नहीं की थी? आपको बताना है कौन सी शर्त उसने नहीं की थी। ठीक है, जिसमें से पहली शर्त है, चित्तौड़ के किले की मरम्मत की जाएगी। दूसरी है, राजकुमार करण ने 5000 जात या सवार का मनसब जहांगीर के दरबार में प्राप्त किया। तीसरी थी, राणा अमर सिंह द्वारा मुगलों को 1500 घोड़े प्रदान किए जाने थे। यह चौथा, चित्तौड़ सहित सभी क्षेत्र राणा अमर सिंह को प्रदान किए जाने थे। ठीक है, तो इनमें से जो ऑप्शन आ है वह बिल्कुल सही है। ठीक है, उस शर्त में चित्तौड़ के किले की मरम्मत की कोई भी कह सकते बात नहीं थी। ठीक है, उसमें निषेध था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फारस के किस शासक ने 1622 में जहांगीर से कंधार को जीत लिया? ऑप्शन है, शाह इस्माइल प्रथम, शाह तामस्य, शाह अब्बास प्रथम या शाह अहमद प्रथम। तो इसका राइट आंसर है शाह अब्बास प्रथम। नेक्स्ट है, मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? तो ऑप्शन है, कछवाहा, राठौड़, परमार या चौहान। तो राइट आंसर है कछवाहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। जहांगीर के शासनकाल में कंधार पर इसके कारण पुनः अधिकार नहीं किया जा सका। किसके कारण आपको बताना है। तो ऑप्शन है, मुगल सेना की अकुशलता, खुर्रम द्वारा उस स्थान पर कूच से इंकार, अभियान आयोजित करने में कठिनाइयां, अफगानिस्तान में प्रचंड ठंड। ठीक है, तो आपको बताना है। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन दा है, 2, 3 और 4। ठीक है, ये कारण थे जिससे कंधार पर पुनः अधिकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिसमें से पहला था, खुर्रम द्वारा उस स्थान पर कूच से इंकार कर दिया गया, फिर अभियान आयोजित करने में कठिनाइयां आई और फिर अफगानिस्तान में एक प्रचंड ठंड भी थी। ये कुछ कारण थे। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह जहांगीर ने अंग्रेज खां की उपाधि किसे दी थी? ऑप्शन है, अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा, विलियम हॉकिंस या हेनरी द नेविगेटर। तो राइट आंसर है विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट है, अली कुली खां को शेर अफगान की उपाधि किस शासक ने दी थी? ऑप्शन है, अकबर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने या जहांगीर ने। तो राइट आंसर है जहांगीर ने। नेक्स्ट है, जहांगीर द्वारा खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किस विजय के बाद दी गई थी? तो ऑप्शन है, मेवाड़ विजय के बाद, दक्षिण विजय के बाद, मलिक अंबर की हत्या के बाद या उपरोक्त सभी कथन गलत हैं। तो शाहजहां को उपाधि मलिक अंबर की हत्या के बाद दी गई थी। नेक्स्ट है, सर टॉमस रो निम्न में से किस वर्ष भारत आया? तो ऑप्शन है, 1615, 1612, 1614 या 1616। तो राइट आंसर है 1615। नेक्स्ट है, जहांगीर का विवाह मेहरुनिसा से निम्न में से किस सन में हुआ था? ऑप्शन है, 1615, 1617, 1611 या 1618। तो राइट आंसर है 1611। नेक्स्ट है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है, मेहरुनिसा, सलीमा बेगम, मुमताज या जोधाबाई। तो राइट आंसर है मेहरुनिसा। नेक्स्ट है, जहांगीर का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन है, 30 अगस्त 1569, 29 अगस्त 1569,
30 अगस्त 1568 या 30 अगस्त 1567? तो राइट आंसर है 30 अगस्त 1569। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह का मकबरा रावी नदी के तट पर निर्मित है? ऑप्शन है हुमायूं, बाबर, जहांगीर या शाहजहां? तो राइट आंसर है जहांगीर। नेक्स्ट है, झेलम के तट पर 1626 ईस्वी में किसने जहांगीर एवं नूरजहां को बंदी बनाया था? तो ऑप्शन है मलिक अंबर, महावत खां, वीर सिंह बुंदेला या आदिल शाह? तो राइट आंसर है महावत खां। नेक्स्ट है, कश्मीर का शालीमार बाग किस मुगल सम्राट ने लगवाया? तो ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, शाहजहां या जहांगीर? तो राइट आंसर है जहांगीर। नेक्स्ट है, एतमदुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, नूरजहां या शाहजहां? तो राइट आंसर है नूरजहां। नेक्स्ट है, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां? तो राइट आंसर है जहांगीर। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? ऑप्शन है जॉन हॉकिंस, विलियम टॉड, सर टॉमस रो या सर वॉल्टर रेले? तो राइट आंसर है सर टॉमस रो। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर से फरमान प्राप्त करने के लिए भेंट की? तो ऑप्शन है जॉन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो या एडवर्ड टेरी? तो राइट आंसर है कैप्टन हॉकिंस। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां? तो राइट आंसर है जहांगीर। नेक्स्ट है, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? ऑप्शन है पॉल कैनिंग, कैप्टन विलियम हॉकिंस, विलियम एडवर्ड या रॉल्फ फिंच? तो राइट आंसर है कैप्टन विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट है, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है जहांगीर। नेक्स्ट है, जहांगीर ने अपनी पत्नियों में किसे पट्टमहिषी या बादशाह बेगम की उपाधि दी थी? तो ऑप्शन है नूरजहां, मानबाई, सलीहा बानो या साहिबे जमाल? तो राइट आंसर है नूरजहां। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु हरगोविंद जी, गुरु अर्जन देव या गुरु तेग बहादुर? तो राइट आंसर है गुरु अर्जन देव। नेक्स्ट है, जहांगीर और विद्रोही राजकुमार खुसरो जो जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा था के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो ऑप्शन है सामूगढ़ का युद्ध, असीरगढ़ का युद्ध, धर्मत का युद्ध या भैरूबाल का युद्ध? तो राइट आंसर है भैरूबाल का युद्ध। नेक्स्ट है, 1606 ईस्वी में जहांगीर का सर्वप्रथम किसका विद्रोह सामना करना पड़ा था? ऑप्शन है खुसरो, जहांगीर, परवेज या खुर्रम? तो राइट आंसर है खुसरो। नेक्स्ट है, नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर आगराई गद्दी पर कब बैठा? तो ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1606, 24 अगस्त 1605, 24 अक्टूबर 1605 या 30 अक्टूबर 1606? तो राइट आंसर है 24 अक्टूबर 1605। नेक्स्ट है, जहांगीर के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन है मिर्जा गियास बेग, अब्दुल रहीम खाने खाना, मोहम्मद हुसैन या हकीम हुकाम? तो राइट आंसर है अब्दुल रहीम खाने खाना। नेक्स्ट है, जहांगीर के माता का नाम क्या था? तो ऑप्शन है हाजी बेगम, शहजादी खानम या मरियम उज जमानी या जोधाबाई या चांद बीबी? तो राइट आंसर है मरियम उज जमानी और जोधाबाई। नेक्स्ट है, सन 1616 में जहांगीर ने निम्न में से किसको दक्षिण का सूबेदार बनाया था? तो ऑप्शन है खुर्रम, मलिक अंबर, अजीत कोका या अब्दुल खां? तो राइट आंसर है खुर्रम। नेक्स्ट है, राजकुमार सलीम आगे चलकर सम्राट कहलाया? तो ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, जहांगीर या अकबर? तो राइट आंसर है यहाँ पर अकबर। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जहांगीर से रिलेटेड, वो सारे कवर कर लिए थे। ठीक है, आप बच्चों जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मैंने उसके लिए सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आप सारे वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे से इतिहास कवर हो जाएगा। ठीक है बच्चों,